सो वेलकम क्लास, दिस इज भूपेंद्र यादव फ्रॉम ब्रेनीपीडिया। आज हम बात करेंगे जी के जीएस की। जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरी क्लास हमारी रहने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस के बारे में बात की जाए जो अक्सर संभावना होती है कि पूछे जाएं, और डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे। साथ साथ आंसर का तो करेंगे ही डेप्थ एनालिसिस, हम उन ऑप्शंस का भी करेंगे जिन पर ये क्वेश्चंस बने हैं, ताकि आपको एक बेहतर तैयारी हम करवा पाएं। चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आपको ये देखने में मिले क्लास में सर बहुत कम क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको भरपूर मिलेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। उनसे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उस आंसर को समझने के लिए, उस क्वेश्चन को समझने के लिए, वो भी मैं पूरी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारा जो जीके जीएस का सेगमेंट है, इसमें कोई हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं करेंगे। जो भी हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे वो कुछ हिस्ट्री के होंगे, कुछ पॉलिटी के होंगे, कुछ इकोनॉमी के होंगे, कुछ करंट के होंगे, कुछ यानी मिक्स होंगे, है ना। स्पेसिफिक नहीं होगा। स्पेसिफिक होने में उससे ज्यादा डाइवर्स चीजें ज्यादा समझ में आती है ना, एक दूसरे का कनेक्शन ज्यादा चीजें बैठा पाते हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? In the context of colonial India, the Government of India Act 1935 recommends the establishment of। एक हमारा एक्ट पास हुआ था। हालांकि जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के तो कई सारे एक्ट पास किए गए थे, उनमें से एक बहुत बड़ा एक्ट है 1935, और ये आखिरी एक्ट है। मतलब इसके बाद एक एक्ट और था, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। लेकिन उससे पहले जो स्ट्रक्चरल चेंज के लिए जो एक्ट लेकर आए थे, उनमें ये सबसे बड़ा एक्ट है। और ये एक्ट एक तरीके से आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें हैं वो ज्यादातर चीजें इसी एक्ट से इंस्पायर हैं। इन्हीं को हमने ज्यादातर कॉपी पेस्ट कर रखा है। ठीक है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोलता है वो कुछ इसी से हमने इंस्पायर होके मेन पार्ट उठाया है। क्या है ऑप्शंस, क्या दे रखे हैं भाई? 1935 एक्ट क्या बोलता है? काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टेब्लिशमेंट करने की बात करता है क्या? क्या बाई कैमरल लेजिस्लेशन इन द प्रोविंस की बात करता है? बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेशन के मैं एक बात बताऊं, इसका मतलब ये होता है बाई कैमरलिज्म यानी दो हाउसेस, यानी टू हाउसेस। बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेशन का मतलब है टू लॉ मेकिंग हाउसेस। अब देखो क्या होता है कि हमारे इंडिया में बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सिंगल हाउस होता है, जिनके मेंबर को हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक ही असेंबली होती है। लेकिन कुछ पांच छह हमारे पास छह स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर हमें दो असेंबली देखने को मिल जाती हैं, दो लॉ मेकिंग बॉडी देखने को मिल जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक हो जाती है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरी हो जाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। दो हाउसेस हमको देखने को मिल जाते हैं। कहां पर देखने को मिलते हैं? आपको उत्तर प्रदेश से अगर हो तो उत्तर प्रदेश में आपको ये देखने को मिल जाएगा, आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा, तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा, बिहार में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दो हाउसेस देखने को मिल जाएंगे। इस सेटअप को क्या बोलते हैं? बाई कैमरल लेजिस्लेशन। अब ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन हमारा सेंटर में है। सेंटर में दो हाउसेस हैं, कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इस सेटअप को भी क्या बोलेंगे? बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेशन। लेकिन ये कहां पर है? ये है सेंटर पर। स्टेट पर हमारे छह हाउस, छह स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर हमें देखने को भी मिल जाता है। ठीक है, डबल हाउस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है बाई कैमरलिज्म। अब क्या ये 1935 में बोला गया था कि जितने भी प्रोविंस है उन सब में ये स्टेब्लिश कर देना चाहिए? डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल ऑप्शंस को समझ लेते हैं, उसके बाद डिटेल जानेंगे। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? किसी कंट्री में सपोज करो कोई एक कंट्री है, एक ए नाम की कोई कंट्री है, ठीक है, उसमें एक सरकार है जो उस पूरी कंट्री को चला रही है, उसे हम बोलेंगे सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पर एक ही सरकार है जो पूरी कंट्री को चला रही है। लेकिन इंडिया में क्या ऐसा है? क्या इंडिया में सिर्फ एक ही सरकार है? तो जवाब है नहीं। हमारे पास सेंटर के लिए अलग सरकार है। क्या है? सेंटर के लिए अलग सरकार है।
स्टेट्स की अपनी अपनी सरकारें हैं, ठीक है। सेंटर पर किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है। स्टेट्स पर अपनी अपनी सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। तो यहां पर दो सरकारों का सेटअप है, स्टेट का और सेंटर का, और दोनों की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर है। सेंटर की पावर ना तो स्टेट यूज कर सकता है और ना ही स्टेट की पावर सेंटर यूज कर सकता है। दोनों अपने अपने पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं, एक दूसरे पर दोनों डिपेंड नहीं है। और हमारे देश में दो सरकारें चलती हैं, ठीक है। तो इस सेटअप को हम क्या बोलते हैं? फेडरल सेटअप। क्या बोलते हैं? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कहने को आप ये भी बोल सकते हो साहब, इंडिया में तीन तरह की सरकारें चलती हैं, एक लोकल गवर्नमेंट करके भी चलती है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक सरकारें अगर किसी देश में पाई जाती हैं डिफरेंट लेवल पर, तो हम उसे क्या बोलेंगे? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो 1935 एक्ट ने क्या किया? क्या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश की? देखेंगे। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे आईएएस अधिकारी होते हैं, वो यूनियन सर्विस के अधिकारी होते हैं, यूपीएससी के, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे स्टेट पर होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो क्या 1935 एक्ट के द्वारा ऐसी कोई सर्विस एस्टेब्लिश की गई थी सेंटर पर? चलिए आंसर जानते हैं इसका। 1935 एक्ट आप डिटेल में पढ़िए जरा, है ना, उसमें सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, किसमें क्या दे रखा है और क्या नहीं मेंशन है, ठीक है। 1935 एक्ट आप पूरा याद कर लीजिए क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। तो इस अकेले एक्ट में 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। अगर याद आ रहा हो तो हमारे पास लगभग 400 के आसपास, 411 के आसपास हमारे पास आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और 12 शेड्यूल हैं। तो समझ सकते हो कितना ये अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। फीचर देख लेते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट। तो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात तो इसने की थी, यानी डुअल गवर्नमेंट की बात इसने की है। द एक्ट डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनियन, सेंटर एंड यूनिट्स, यूनिट्स यानी प्रोविंस। तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स का डिवीजन की बात की गई है कि सेंटर पर क्या काम होगा और स्टेट क्या काम करेगा। इन दोनों को अपनी अपनी लिस्ट पकड़ा दी गई, जिसे क्या बोला गया? फेडरल लिस्ट। सेंटर की लिस्ट को क्या बोला गया? फेडरल लिस्ट, जिसमें कितने आइटम थे? 59। जो प्रोविंस यानी स्टेट्स को जो लिस्ट पकड़ाई गई थी उसमें उसे क्या बोला गया? प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें कितने आइटम थे? 54। साथ ही साथ कुछ कॉमन हमारे पास पॉइंट्स थे, कुछ कॉमन एरियाज थे जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे, जिसे क्या बोला गया? कॉन्करेंट लिस्ट। आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये है, ठीक है। कॉन्करेंट यानी 36 आइटम ऐसे थे, 36 आइटम ऐसे थे जिन पर दोनों ही मिलकर काम करेंगे। कुछ अगर ऐसा है जो हम मेंशन करना भूल गए हैं या इन फ्यूचर कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जिस पर लॉ बनाना पड़ जाए और वो इन लिस्टों में नहीं दिया है, ठीक है, तो ऐसे में लॉ कौन बनाएगा? तो ऐसे में लॉ वाइसरॉय बनाएंगे उस समय, और आज देखा जाए तो प्रेसिडेंट लॉ बनाएंगे यानी सेंट्रल लॉ बनाएगा। तो रेसिड्यूरी पावर जिसे क्या बोला जाता है? जो चीज मेंशन नहीं है उस सब्जेक्ट पर कौन लॉ बनाएगा? वाइसरॉय बनाएंगे, जिसे क्या बोला जाता है? रेसिड्यूरी पावर किसे दी गई? वाइसरॉय को। इट अबॉलिश डायरकी। डायरकी को अबॉलिश किया गया। डायरकी को अबॉलिश करने का मतलब ये हो गया कि स्टेट जो है, प्रोविंस स्टेट जो है, इसके पास दो लिस्ट रहेंगी, जिनमें एक पर गवर्नर साहब काम करेंगे और एक पर उस समय की चुनी हुई सरकार काम करेगी। इस सेटअप को बोला गया डायरकी। ये स्टेट लेवल पर पहले चलती थी, जो कि इस एक्ट में खत्म कर दी गई कि सब इस दो तरीके कॉन्सेप्ट नहीं चलेंगे, ठीक है। तो डायरकी खत्म कर दी गई और प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दी गई कि आप ही यानी चुनी हुई उस समय की जो सरकार होती थी प्रोविंस में, वो कानून बना सकती है, गवर्नर साहब का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट
इन प्रोविंस दैट इज द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेशन। सिंपल सी बात यह है कि जो गवर्नर साहब हैं उनकी पावर को कम कर दिया गया और इनसे यह कहा गया कि आप वही करेंगे जो सरकार उस प्रोविंस की चुनी हुई सरकार आपसे कहेगी, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, शुरू हुआ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चल पाया और 1939 में इसे कॉन्सेप्ट को बंद कर दिया गया। सेंटर पर डायरकी अडॉप्ट कर ली गई है। अभी मैंने बताया था कि प्रोविंस में डायरकी खत्म कर दी, सेंटर पर ये अडॉप्ट कर ली। सेंटर पर आप ये मान के चलिए, सेंटर पर एक है वाइसरॉय और दूसरे हैं चुनी हुई सरकार यानी गवर्नमेंट। तो यहां पर सेंटर पर वाइसरॉय क्या काम करेंगे इसकी एक लिस्ट बना दी है और सरकार, चुनी हुई सरकार क्या काम कर सकती है वो एक नई लिस्ट बना दी है। तो यहां पर डायरकी स्टैब्लिश की है, ठीक है, और प्रोविंस पर खत्म की है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो वाइसरॉय साहब काम करेंगे उसे रिजर्व सब्जेक्ट बोला गया और जो गवर्नमेंट काम करेगी उसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बोला गया। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सेटअप है, लिख तो दिया गया लेकिन ये कभी प्रैक्टिकल यूज में नहीं आ पाया ड्यू टू, क्योंकि 1939 में हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और सरकार का पूरा ध्यान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लग गया बजाय इस एक्ट को लागू करने के। ठीक है, नेक्स्ट है बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेशन इन 6 प्रोविंस। 6 में शुरू किया गया, हाँ किया गया बिल्कुल। एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाई प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास। अब इसमें क्या दिया गया है, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट आप समझिए क्या होता है। सपोज करो कि किसी एक जगह पर इलेक्शन होने हैं, ठीक है, और उस जगह पर ए नाम की कम्युनिटी ज्यादा है। किसकी? ए नाम की कम्युनिटी ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे कि साहब इस एरिया में ए कम्युनिटी का ही व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है और उस व्यक्ति को ए नाम की कम्युनिटी ही वोट कर सकती है। ध्यान से सुनिएगा कि इस पूरे एरिया में ए नाम की कम्युनिटी में से ही कोई मेंबर खड़े हो सकते हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो। कौन होंगे वो? उस कम्युनिटी के मेंबर होंगे। उन्हें वोट कौन करेगा? उसी कम्युनिटी का मेंबर करेगा, यानी अदर कम्युनिटीज के मेंबर उसमें वोटिंग नहीं कर सकते। इस सेटअप को बोला जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। ये पहले मुस्लिम्स को दिया गया, फिर इसको एक्सटेंड करके क्रिश्चियंस और फिर और धर्मों में, जातियों में इसे दिया गया। यहां पर किया गया डिप्रेस्ड क्लास यानी शेड्यूल क्लास को ये ऑप्शन दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट का। कैसे कैसे? अच्छा ध्यान रखना, सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास के लिए नहीं, ये विमेन और लेबर तक भी एक्सटेंड किया गया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल इन्हें खत्म कर दिया गया। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समझिए क्या होता है। अंग्रेजों ने, अंग्रेज कहां बैठते हैं? इंग्लैंड में। ठीक है, कहां बैठते हैं? इंग्लैंड में बैठे हुए अंग्रेजों ने यानी पार्लियामेंट, उनकी पार्लियामेंट ने 2 पोस्ट बनाई। एक बनाई वाइसरॉय, जो कहां जाएंगे? जो जाएंगे इंडिया में। और एक बनाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, जो कहां रहेंगे? जो रहेंगे इंग्लैंड में। वाइसरॉय रिपोर्ट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिपोर्ट करेंगे पार्लियामेंट को। ठीक है, तो यहां पर क्या किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को खत्म करके डायरेक्ट वाइसरॉय से इंग्लैंड ने संपर्क बना लिया। ठीक है, वोटिंग राइट्स एक्सटेंड किए गए। टोटल पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की उस समय की, उसको 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दिए गए। पहले ये बहुत कम था। ठीक है, आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई।
ये किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी सेंटर वाली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको भी इस्टेब्लिश किया गया। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में तब्दील हो जाता है। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या, तो बता सकते हैं। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या कोई बात की गई है? नहीं की गई है। बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेशन प्रोविंस में स्टैब्लिश किया गया, 6 प्रोविंस में किया गया। डिटेल आपने ये देखी है, कौन कौन से में किया गया था। ये बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का यूपी है, यहां पर बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेशन किया गया। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई, बिल्कुल की गई। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश किया गया, नहीं। इसकी जगह क्या किया गया था? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात नहीं हुई है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। तो यहां पर 2 और 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मेडिवल इंडिया द टर्म अमीर ए चहलगानी रेफर्ड टू। अब ये जो शब्द है ये पूरा खेल करता है, अमीर ए चहलगानी। चहलगानी का मतलब होता है 40। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 40। जरा डिटेल देख लेते हैं कि अमीर चहलगानी किन्हें बोला जाता था, मेडिवल इंडिया में बोला जाता था, किसे बोला जाता था। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखो, जब इल्तुतमिश पावर में आया, ठीक है ध्यान रखना, जब इल्तुतमिश पावर में आया तो वो बड़ा डरा हुआ था, क्योंकि वो किसी को धोखा देकर पावर में आया था। तो उसे लगा कि सर मुझे भी धोखा दिया जा सकता है, मेरे जो नोबल्स हैं, मेरे जो अधिकारी हैं, मुझे धोखा देकर मुझे मारकर और खुद गद्दी पर बैठ सकते हैं। तो उसे अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की बड़ी चिंता हुई। तो उसने क्या किया कि जो बहुत ईमानदार वफादार गुलाम थे, उसके कार्यकर्ता थे, उनको इकट्ठा किया। उनमें से 40 जो सबसे बेस्ट थे उनको एक ग्रुप में बनाया, जिसे बोला गया अमीर ए चहलगानी। ठीक है, इनको बोला जाता है द 40। इनको क्या बोला जाता है? द 40, 40। ठीक है, 40 लोगों का ग्रुप था। इनको ड्यूटी दी गई कि ये इल्तुतमिश के वफादार रहेंगे और ये इल्तुतमिश की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, और ये बड़े एक्सपर्ट थे किसमें? एरिस्टोक्रेसी में। ठीक है, हाँ। अब हुआ ये कि जब तक इल्तुतमिश जिंदा रहा तब तक तो ये बहुत वफादार रहे, और जब इल्तुतमिश मर गया उसके बाद इनके मन में थोड़ी सी लालच आई, क्योंकि इन्हें इल्तुतमिश ने फुल पावर दे रखी थी, आप जो चाहे वो करो, बस सुरक्षा होनी चाहिए। तो इनको पावर की वो लग गई थी, जैसे बोलता है खून लग जाता है शेर को, तो वो चीज है। इनको पावर की लत लग गई थी। तो नए राजा आए, उन्होंने इतना भाव दिया नहीं इन्हें। ठीक है, इतना भाव दिया नहीं, तो इन्हें आदत तो वही थी। तो इन्होंने जो नए राजा आए उसके बाद, इल्तुतमिश के बाद, उन्हें दबाने की कोशिश करते रहे, उन्हें कमजोर रखा और अपनी ही चलाते रहे। ठीक है, ये ग्रीडी हो गए और पावर और पैसों के लिए ये फड़फड़ाने लगे। ठीक है, अगर कोई रूलर इनकी बात मानने से मना कर देता था तो ये उसे ओवरथ्रू कर देते थे और इसे खत्म कर देते और नया उसे रूलर को लाके सीट पर बैठा देते। अब ये जो इल्तुतमिश की बात है, इसके थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में दे दूं कि हमारे यहाँ एक टाइम पीरियड बोला जाता है, जिसे बोला जाता है दिल्ली सल्तनत। ये 1206 से लेकर 1526, यानी जब तक बाबर नहीं आया था तब तक। 1526 में बाबर आ जाता है, फिर वहां से मुगल डायनेस्टी शुरू होती है। ठीक है, मुगल एरा शुरू होता है। तो यहाँ पर 1206 से लेकर 1526 तक
जो टाइम पीरियड है इसे हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टियों ने राज किया। किस किस ने राज किया? हालांकि कुछ बड़े लीडर हुए हैं, वो ये दे रखे हैं कुछ। हाँ, 5 डायनेस्टीज ने राज किया। किसने? मामलुक डायनेस्टी, इसको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, गुलाम वंश बोला जाता था। इसमें इनका राजा हुआ पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर हुआ इल्तुतमिश जिसकी हमने अभी बात की, फिर इसका रजिया सुल्तान। जब भी हिस्ट्री में बोला जाता है कि वेमेन रूलर्स का नाम बताइए तो उसमें रजिया सुल्तान प्रोमिनेंटली गिनी जाती है। बहरम शाह। देन इनके बाद आते हैं खिलजी डायनेस्टी। और उम्मीद है खिलजी, जब मैंने बोला तो खिलजी का आपको एक मूवी याद आ गई होगी, है ना। खिलजी डायनेस्टी कब आते हैं? 1290 टू 1320, यानी 30 साल इन्होंने राज किया है। बहुत ज्यादा लंबा इनका टाइम पीरियड था नहीं। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी ये वही है, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी, इसमें गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक। सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी में कोई बहुत बड़े राजा नहीं हुए हैं, ठीक है। खजीर खान, खैजर खान और मुबारक शाह। लोधी डायनेस्टी थोड़ी सी इंपोर्टेंट है, इसमें ठीक राजा हो गए हैं दो, है ना। एक तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और लास्ट है इब्राहिम लोधी, ठीक है। और इब्राहिम लोधी के बाद नया राजा बनता है दिल्ली का बाबर, और देन फिर हुमायूं, देन अकबर, इस तरीके से चलते हैं। वो मुगल का जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें बता दूं। फिलहाल आप दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टी, इनके रूलर्स याद कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर पता ही है, फॉरेन इन्वेडर थे नहीं, ट्रस्टेड नोबल, ट्रस्टेड नोबल सही आंसर हमारा ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज एक्टिवली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी रिसेंटली 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस हो गया है, तो एक क्वेश्चन उन पे बनता है। क्या है, पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर किससे जुड़े हुए थे? ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अब सुनने में तीनों ही लगते हैं कि क्योंकि साहब अंबेडकर साहब ने हरिजन के लिए काम किया था, शेड्यूल कास्ट के लिए काम किया था और लेबर्स के लिए और वुमेन्स के लिए काम किया था। देखने में तो तीनों ही ऑप्शन मालूम पड़ते हैं, लेकिन जो दिखता है वैसा होता भी नहीं है, समझ गए। तो चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं। चलिए, हरिजन सेवक जो संघ है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी और ये बनाई थी गांधी जी ने। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हरिजन जो शब्द है ये गांधी जी ने कॉइन किया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी द्वारा हरिजन शब्द कॉइन किया गया और उन्होंने हरिजन शब्द को पॉपुलराइज किया, है ना। और कब किया? 1932 में। किस लिए? जो अनटचेबिलिटी है इसको खत्म करने के लिए। अच्छा, गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के लिए काम किया और उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, उस पर भी मैं भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। दलित पीपल्स के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए, इनका अपलिफ्टमेंट के लिए। हरिजन सेवक संघ की अगर हम बात करें तो इसको एक और नाम से जाना जाता था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लीग। नाम याद रख लेना, कल को हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग किसने शुरू की थी या कौन एसोसिएटेड था। तो ये गांधी ही थे जो इससे एसोसिएटेड थे। कब स्टेब्लिश की गई? 30 सितंबर 1932। क्यों स्टेब्लिश की गई? गांधी जी ने एक फास्ट रखा था। मैं फास्ट वाली कहानी पर आता हूं। अब गांधी जी ने फास्ट रखा और जब फास्ट उन्होंने खत्म किया तब उन्होंने ये रखा। तो हुआ ये था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड में, और उसमें डिस्कस ये किया गया कि अगर नए बदलाव आगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हैं वो क्या लाए जाने चाहिए। जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस को भी बुलाया, अंबेडकर साहब को भी बुलाया, मोहम्मद अली जिन्ना को भी बुलाया, और जो पार्टीज थी, जो भी एक्टिव सोसाइटीज थी, उन सबको उन्होंने पार्टिसिपेट कराया कि आप आइए और हमें सजेशन दीजिए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जेल में थे तो वहां पर वो पहुंच नहीं पाए,
सेकंड में जब गए तो सेकंड में अंबेडकर जी के साथ उनके कुछ वाद विवाद हो गए, कुछ असहमतियां हो गई। हुआ ये था कि जिस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दे दिया गया था, सेम तरीके से अंबेडकर साहब चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल क्लास को भी मिल जाए। और गांधी ने कहा कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट को मिलना शुरू हो जाएगा तो ये एक तरीके से जो हिंदुओं की जो आइडेंटिटी है, हिंदुओं की जो यूनिटी है, ये टूटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हिंदुओं में सब आते हैं, है ना, अनटचेबल्स भी आते हैं, सवर्ण भी आते हैं, वैश्य ब्राह्मण शूद्र सब आते हैं। अगर हम इनको अलग अलग पार्टी डिवाइड करना शुरू कर देंगे तो ये तो फिर अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी फॉलो हो गई। भले ही वेलफेयर के नाम पे सही, लेकिन डिवाइड तो हो ही रहे। तो गांधी इनके विचार से थोड़े से असहमत थे, अंबेडकर साहब। इन दोनों में थोड़ी तलखियां आई और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विफल हो गई, कुछ खास रिजल्ट निकला नहीं। अंबेडकर साहब इंडिया आ गए और गांधी जी भी इंडिया आ गए, है ना। और गांधी जी ने फिर फास्ट अनटू डेथ रख दिया कि साहब देखो, जब तक अंबेडकर साहब मानेंगे नहीं, अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उनका यरवड़ा जेल में फास्ट चलता रहा। और बाद में जाकर अंबेडकर साहब और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो सब गांधी जी से मिलते हैं और ये तय करते हैं कि ठीक, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो पीछे हैं, हम जो पिछड़े हुए हैं, उनका क्या करोगे। तो फिर गांधी ने कहा कि उनके लिए हम अपलिफ्टमेंट का काम करेंगे। तो इस पूरे डिस्कशन में हरिजन सेवक संघ निकल कर आता है, जिसको गांधी आगे चल के लीड करते हैं। और ध्यान रखना, 1932 से लेकर 1939 और 40 तक गांधी ने सिर्फ हरिजनों के लिए ही काम किया। ठीक है, वो एक्टिव राजनीति से दूर हो गए और सिर्फ अपलिफ्टमेंट की ही काम किया। खैर, और जो गांधी और अंबेडकर साहब का जो समझौता हुआ, जिसे बोला गया पूना पैक्ट। ठीक है, तो जब संघ बन गया, हरिजन सेवक संघ बन गया, तो अनटचेबिलिटी के खिलाफ प्रचार किए जाने लगे और एक जागरूक माहौल तैयार किया जाने लगा, जिसके लिए कुछ न्यूज़पेपर भी पब्लिश हुए। ठीक है, जिसको बोला, एक नाम दिया गया द हरिजन। जैसे द हिंदू करके है, वैसे द हरिजन करके एक न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया। ठीक है, जब से ये बने हैं तब से ये काफी काम कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस करा रहे हैं, वाटर सोर्सेज जिन पर डिप्रेस क्लासेस नहीं जा सकते थे, वहां पर इन्होंने आंदोलन किए, वहां पर जागरूकता फैलाई। रोड स्कूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो डिप्रेस क्लास, उनके लिए काम किया, यानी एक्टिवली वर्किंग है। ठीक है, और अभी फिलहाल देखा जाए तो अभी भी कई सारे स्कूल्स और हॉस्टल अक्रॉस द कंट्री ये चला रहे हैं। तो कुल मिला के पूरा मामला ये है। आई होप कि आपको हरिजन सेवक संघ का कॉन्सेप्ट जरूरत क्लियर हुई होगी, कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, ये वो बैकग्राउंड है जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की थी। ठीक है, सेकंड हमारा ऑप्शन क्या था, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। सेकंड ऑप्शन क्या था, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये किसने बनाई थी, इसमें पूछा गया था ना कि अंबेडकर साहब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। तो ये देखो, इसे 1942 में एन शिवराज और डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा बनाया गया। ठीक है, ताकि जो दलित कम्युनिटीज हैं इनके लिए काम किया जा सके। ठीक है, और 1936 में अंबेडकर साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी गठित कर ली थी। ठीक है, जो, हाँ, और आगे चलकर ये जो बनाई थी मद्रास शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और आईएलपी यानी इंडियन लेबर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये दोनों मर्ज होकर 1942 में क्या बन जाते हैं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद भी अंबेडकर साहब अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते रहे। 30 सितंबर 1956 में अंबेडकर साहब ने अनाउंस किया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, जिसको उनका विचार था कि उसका नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रखा जाए।
क्या रखा जाए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यानी ये जो है ना ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसको खत्म कर दिया, खत्म करके रिपब्लिक पार्टी बनाने का मन बनाया। लेकिन पार्टी बनने से पहले ही इनकी डेथ हो गई, 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हो गई। लेकिन इनके फॉलोअर्स और इनके एक्टिविस्ट काम पे लगे रहे और इन्होंने 3 अक्टूबर 1957 को ये पार्टी का निर्माण किया, ठीक है। एन शिवराज प्रेसिडेंट बनाए गए और इनकी पार्टी ने इलेक्शन भी लड़ा और 1957 के इलेक्शन में 6 सीट्स लेकर आए, 6 मेंबर इनके इलेक्ट हुए एज ए लोकसभा मेंबर, और ये इनकी पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। चलिए एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा था हमसे, और अब उम्मीद है कि अब आप आंसर कर ही लेंगे। तो हरिजन सेवक संघ तो नहीं है क्योंकि ये गांधी जी से एसोसिएटेड है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, हाँ इसमें अम्बेडकर साहब ने काम किया था और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अम्बेडकर साहब ने खुद बनाई थी। तो सेकंड एंड थर्ड बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, माउंटबेटन प्लान। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन वो आखिरी वायसरॉय थे जो इंडिया में थे, इन्हीं के कार्यकाल में इंडिया आजाद हुआ था, ठीक है। तो ये जो प्लान लेकर आए थे उसमें क्या क्या मेंशन था, क्या क्या इंक्लूड था। माउंटबेटन के प्लान में क्या क्या इंक्लूड था इसके बारे में बात करेंगे। देखो ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, क्या क्या 2 डोमिनियन एंड 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कॉन्सेप्ट इनके में शामिल था, देखेंगे। रेफरेंडम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है आज का समझ लो बलूचिस्तान सिंध वाला एरिया, नॉर्थ वेस्ट वाला है ना। क्या वहां पे रेफरेंडम की बात इन्होंने कही थी, क्या इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की बात इन्होंने कही थी, क्या ये इनके प्लान में शामिल थे। चलिए एक बार डिटेल देख लेते हैं। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को अनाउंस होता है, हालांकि माउंटबेटन थोड़े पहले आ गए थे, लेकिन अनाउंस 3 जून 1947 को होता है, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन सभी स्टेक होल्डर्स यानी मुस्लिम लीग, इंडियन कांग्रेस है ना, और भी जो पार्टी उस समय थी उन सबको बुलाते हैं और अपना प्लान सबके सामने रखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या था ये तो खैर दे रखा है, लेकिन डिटेल में कुछ इस तरीके से देख लो, ठीक है। की प्रोविजंस देख लेते हैं। पार्टीशन करना है इंडिया का, सब वो आजाद कराने ही आए थे है ना, उनका पहले भेजा ही इसलिए गया था कि जाके पार्टीशन करो, कुछ भी करो, इंडिया से हमें वापस आना है। तो पहला ऑप्शन ये था कि पार्टीशन किया जाए इंडिया का और इसमें 2 डोमिनियन बनाए जाए, डोमिनियन यानी इंडिया और पाकिस्तान बनाए जाए, ठीक है। और बंगाल की अच्छा बंगाल अपना इंडिपेंडेंस की मांग कर रहा था, तो बंगाल की इंडिपेंडेंस को डिनाई कर दिया कि बंगाल को हम आजाद नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बंगाल फिर उन्होंने पार्टीशन कर दिया था, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल अलग बना, उस समय बांग्लादेश नहीं बना था, ईस्ट पंजाब बन गया था, ठीक है। हैदराबाद पाकिस्तान में जुड़ेगा, इस बात को भी इन्होंने डिनाई कर दिया था कि साहब कोई लॉजिकल बनता नहीं है। ऑटोनॉमी एंड सोवरेनिटी, जो नए डोमिनियन बनेंगे 2, इंडिया और पाकिस्तान, फुली ऑटोनोमस होंगे और फुली सोवरेन होंगे, उन पर किसी का कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगी और वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हैं, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का भी प्रोपोजल इनका था। प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया कि या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए या आप इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं और जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको देखते हुए, ठीक है। इसमें कोई खास इन्होंने हस्तक्षेप किया नहीं था, सीधा ऑप्शन दे दिया था। दोनों डोमिनियंस क्या करेंगे, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे। इससे पहले इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी हुई थी, है ना। बाद में जब ये ऑप्शन आया, जब ये प्रपोजल आया, तो उसके बाद मुस्लिम लीग बाहर चला जाता है और वो नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए तैयार हो जाता है और इंडिया की ऑलरेडी चल रही थी।
बाउंड्री कमीशन, इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं, जो पार्टीशन होगा उसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो बाउंड्री कमीशन बनाया गया। पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, पंजाब और बंगाल को लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई और इनको ये कहा गया कि भाई आप ये बताओ, आप अपनी तरफ से डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, किसके साथ जाना है। बंगाल से पूछा गया कि आपको किसके साथ जाना है, इंडिया या पाकिस्तान, और पंजाब से पूछा गया आपको किसके साथ जाना है, ठीक है। वो एक असेंबली बना दो। तो हिंदू और मुस्लिम्स में वोटिंग होती है अपनी अपनी आपस में, और उसी हिसाब से एरिया डिमार्क किया जाता है, ठीक है। सिंध को बोला गया कि आप अपना लेजिस्लेशन बना लो और अपना डिसीजन ले लो कि आपको करना क्या है, कहां शामिल होना है। रेफरेंडम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सेलहट डिस्ट्रिक्ट को बोला गया कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हो, इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हो, इसके लिए हम रेफरेंडम करा देंगे और वहां की जो जनता है उससे पूछ लेंगे। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेंगी, सिंध में, पंजाब में, बंगाल में, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में वहां की जनता डिसाइड करेगी कि उनको किसके साथ जाना है या इंडिपेंडेंट रहना है, और इसी दिन इंडिपेंडेंस डेट अनाउंस की गई, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। माउंटबेटन के प्लान में 2 डोमिनियन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली शामिल थे, हाँ शामिल थे। रेफरेंडम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस शामिल था, बिल्कुल था। इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स की तो नहीं बात की थी इन्होंने, बोल दिया था कि अपना चॉइस कर लो कहाँ तुमको जाना है, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, है ना। तो सेकंड एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। आई होप कि आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो और काफी चीजें आपको नई जानने को मिली। क्लासेस में बने रहिए, आगे हम ऐसी क्लासेस लेके आते रहेंगे। तो क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।